क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। अभी इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो ट्री स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ओके, ट्री स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये हर एक नोड पे एक फीचर को लेके टेस्ट करता है और उसका रिजल्ट को स्प्लिट करता है ब्रांचेस में, और उस ब्रांच में फिर अगेन फीचर आते हैं, फिर से ये टेस्ट करता है और फिर बेस्ट स्प्लिट करता है, और ऐसे ही ट्री स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है। ओके, ट्री स्ट्रक्चर जब ग्रो करके लीफ नोड पे पहुंचता है तो जो लीफ नोड होती है वो क्या होती है, हमारी कैटेगरीज होती हैं, एक्चुअल कैटेगरीज। ओके, तो इसमें कैसे आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, सपोज एक स्टार्ट नोड होता है। ओके, दिस इज द स्टार्ट नोड और फीचर। ओके, यहाँ पे टेस्ट होता है, एक फीचर लिया जाता है, जितने भी टोटल फीचर्स हैं डेटा में से उसमें से एक फीचर को सेलेक्ट किया जाता है, बेस्ट फीचर को पहले सेलेक्ट किया जाता है, उस पर स्प्लिट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्प्लिट देखने को मिलेगा और फिर अगेन आपके दो नोड्स बन जाते हैं। ओके, अभी यहाँ से आपके वापस से इन फीचर्स पे स्प्लिट होता है और आपके सपोज इस तरीके से 4 कैटेगरीज बन गई। ओके, सो दिस इज द कैटेगरी 1, दिस इज द कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। नाउ यहाँ पे जो ईच इंटरनल नोड है, ईच इंटरनल नोड जो हमने सर्कल बना रखा है, ईच इंटरनल नोड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ टेस्ट। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी मैं एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रही हूँ कि डिसीजन ट्रीज में जो ट्री स्ट्रक्चर है उसमें क्या उसका सिग्निफिकेंस है, और जो ब्रांचेज हैं, ईच ब्रांच इज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, इज द रिजल्ट of test, and then leaf nodes assigns its data to a class। सपोज हमारे पास एक डेटा है। ओके, हम एक डेटा की बात करते हैं जिसमें हमारे पास फीचर है एज, वेट एंड स्मोकर, कि मतलब वो स्मोक करता है या फिर नहीं। ओके, तो हमारे पास ये जो डेटा है ये किसका डेटा है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ओके, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। इन 3 फीचर के बेसिस पे क्या हाई रिस्क रहेगा या फिर लो रिस्क रहेगा हार्ट अटैक्स का। ओके, सो दीज 2 आर आवर कैटेगरीज दैट वी नीड टू प्रिडिक्ट। ओके, तो इस पे अगर हम डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम लगाते हैं सपोज, तो किस तरीके से ट्री का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ये हम देखते हैं। तो सपोज सबसे पहले वो शुरू करता है इससे, इस वाले फीचर से, दैट इज एज। ओके, दिस इज द एज, एज से ये शुरू करता है। ओके, दिस इज द नोड एज। एज पे इसने 3 रिजल्ट निकाले, दिस इज लेस देन 18, 18 to 30 एंड ग्रेटर देन 30। ओके, एज जो फीचर है उसको 3 भाग में डिवाइड किया है। पहले तो वो लोग जो 18 से कम हैं, देन 18 से 30 के लोग, एंड देन 30 से ज़्यादा के लोग। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेस देन 18 में वापस जो हमारे पास जो 2 फीचर बचे हैं, वेट और स्मोकर, उसको स्प्लिट करेगा। ओके, पहले एक फीचर से शुरू करता है, फिर रिमेनिंग फीचर पे देखता है कि उस पे वैल्यूज़ क्या हैं, उसका रिजल्ट निकालेगा। ओके, अगेन स्प्लिट करेगा और देखेगा कि कहाँ पे उसके लो रिस्क वाले वैल्यूज़ आ रहे हैं और कहाँ पे उसके हाई रिस्क वाले वैल्यूज़ आ रहे हैं। ओके, इसी तरीके से ट्रीज का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो सपोज लेस देन 18 वाले क्या हो गए, लो रिस्क, डायरेक्टली ये हो गए लो रिस्क। कि 18 से कम वाले जितने भी हैं, जितने भी सपोज जो भी आपका रिकॉर्ड है, डेटा का रिकॉर्ड है, उसमें अगर एज पे अगर हम 18 से कम का फिल्टर लगाते हैं तो सारे टारगेट वेरिएबल आपको लो रिस्क वाले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो दिस इज़ आवर लीफ नोड जो कि हमारा कैटेगरी है लो रिस्क। अब 18 से 30 वाले में वेट चेक करते हैं, 60 से कम है या फिर 60 से ज़्यादा है। ओके, यस या फिर नो। यहाँ पे जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक वेट इज़ ग्रेटर देन 60, यस नो, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्रांच में डायरेक्ट लिख रही हूँ, कंसेप्ट दोनों का सेम ही है। ओके, तो अगर वेट 60 से कम है देन जो कैटेगरी है वो हो जाएगी लो रिस्क। ओके, और अगर 60 से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा हाई रिस्क। अब आ जाते हैं एज जिनकी ग्रेटर देन 30 है। तो सपोज वेट वाला हमें यहाँ पे जो 18 से 30 वाले ग्रुप हैं उसमें हमें वेट पे कुछ डिपेंडेंसी मिल रही है, तो हमें यहाँ पे लो रिस्क और हाई रिस्क मिल गया। जिनका 30 से ज़्यादा है उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है वेट पे, उनका डिपेंडेंसी है जो हमारा थर्ड फीचर है स्मोकर। अभी स्मोकर है या फिर नहीं, यही 2 ब्रांच बन रही है, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, यस या फिर नो। ओके, अगर यस है तो अगेन वो हो जाता है हाई रिस्क,
और अगर नो है तो वो हो जाएगा लो रिस्क। तो इस तरीके से आपका ट्री कुछ फॉर्म होता है बेस्ड ऑन द फीचर, बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द फीचर, रिजल्ट जो भी निकलता है। अगर हमारे पास सपोज एक न्यू डेटा आता है, ओके, न्यू डेटा आता है, एज है उसकी 25, ओके, वेट है उसका सपोज 65। तो अभी हम क्या करेंगे, एज 25 है तो कौन सी ब्रांच में जाएगा, इस वाले ब्रांच में जाएगा, ओके, 18 से 30 के बीच में। अभी वेट क्या है, 65 है, तो 65 क्या है, 60 से ज़्यादा है, तो वो इस ब्रांच में जाएगा। दैट मीन्स उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, हाई रिस्क। तो इस तरीके से जो डिसीजन ट्री है वो प्रिडिक्ट करता है न्यू क्लास को। अब डिसीजन ट्री में डिसीजन ट्री क्लासीफायर भी होता है एंड डिसीजन ट्री रिग्रेसर भी होता है, ओके। डिसीजन ट्रीज दो तरीके के हो जाते हैं। ये तो कंसेप्ट था मेन डिसीजन ट्री का। तो डिसीजन ट्री दो तरीके के होते हैं, डिसीजन ट्री क्लासीफायर एंड डिसीजन ट्री रिग्रेसर। क्लासीफायर क्या करेगा, कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करेगा, और रिग्रेसर क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेगा। दिस विल प्रिडिक्ट कैटेगरीज एंड रिग्रेसर विल प्रिडिक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो यहाँ पे जो हमारा ट्री बन रहा है इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, अगर देखें तो यहाँ पे 3 लेयर मिल जाती है, ओके, 3 लेयर मिल जाती है, तो इसकी मैक्स डेप्थ क्या हो जाती है, 3। तो इसकी जो वर्किंग होती है, ओके, डिसीजन ट्री की वर्किंग एक बार हम देख लेते हैं। वर्किंग एक तरीके से हम एग्जांपल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहले तो एक बेस्ट फीचर से ये शुरू करता है, ओके, देन उस नोड पे ये बेस्ट स्प्लिट करता है इनटू इट्स प्री लेबल्ड क्लासेस। हर एक ब्रांच एक नया नोड क्रिएट करता है, अगेन वो असाइन होता है, उस पर टेस्ट परफॉर्म होता है, और फिर ब्रांच क्रिएट होता है, न्यू नोड्स क्रिएट होते हैं। और कंप्लीट ट्री में जितने भी नोड हैं वो सिंगल फीचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक फीचर एक नोड। तो ये जो ट्री क्रिएशन का प्रोसेस है कि कितनी बार नोड्स बनेंगे, कितनी बार ये स्प्लिट होगा, ये कितनी बार चलता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कंप्लीट रिपीट कब तक होता है। ईच नोड कंटेन अ सिंगल क्लास, मतलब उसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। तो जो स्प्लिट हो रहा है, नोड्स बन रहे हैं, फीचर्स बन रहे हैं, ट्रीज ग्रो कर रही है, ये तब तक चलेगा जब तक से हर एक नोड के एक सिंगल वैल्यू, सिंगल क्लास ना आ जाए, ओके, लीफ नोड ना आ जाए। और यू रन आउट ऑफ फीचर, ओके, आपके फीचर ख़त्म हो गए बट कोई ऐसा फीचर का स्प्लिट है जिसमें आपको कंप्लीट एक सिंगल क्लास नहीं मिला है, लीफ नोड नहीं मिला है, तो भी आपका जो ट्री ग्रो कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। एंड द लास्ट वन इज प्री सेलेक्टेड स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट, स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट। रियल टाइम में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आपका जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, ओके, बहुत सारे उसमें नोड्स बनते हैं, ट्री ग्रो करता ही जाता है, उसकी डेप्थ इंक्रीज होती ही जाती है। तो हम एक प्री सेलेक्टेड स्टॉपिंग क्राइटेरिया इंक्लूड करते हैं जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं, मॉडल इनिशियलाइज करते हैं, तो पैरामीटर हम उसमें डालते हैं ताकि जो ट्री ग्रो कर रहा है वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर जाए, ओके। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज कभी कभी होता है जब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो होता है कि या तो मॉडल ओवरफिट होते जाता है या फिर मॉडल एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद खराब परफॉर्म करने लगता है ट्रेनिंग डेटा पे। दैट इज़ वाई हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाते हैं। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया में सबसे पहला टर्म आ जाता है प्रूनिंग। ट्री प्रूनिंग इज लाइक व्हेन डिसीजन ट्री स्टॉप्स ग्रोइंग when a stopping criterion is met, that is known as tree pruning. सपोज आपका कुछ इस तरीके का ट्रीज बन रहा था नॉर्मली, ओके, और हमने ट्री प्रूनिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ट्री प्रूनिंग हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि हमने एक अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा दिया। अब क्या हो गया कि जब ये मॉडल ग्रो कर रहा था यहाँ पे हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा दिया जिससे ये वाला जो नोड था ये फर्दर स्प्लिट हुआ ही नहीं, ओके। यहाँ पे हमें स्प्लिट होके वैल्यूज़ मिल जा रही है, बट यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे ये स्टॉप हो गया ग्रो करना, दिस ब्रांच इज स्टॉप ग्रोइंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने प्रूनिंग इम्प्लीमेंट किया है। प्रूनिंग हम डिफरेंट टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हम प्रूनिंग ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ ट्री डेप्थ, ओके, मैक्सिमम ट्री डेप्थ। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ data points in node has been exceeded. Minimum number of samples in a leaf has been exceeded. And the last is decision trees has reached maximum number of leaf नोड्स। तो इन 4 तरीक़ों से हम प्रूनिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा सकते हैं डिसीजन ट्री को ग्रो करने में। मैक्सिमम ट्री डेप्थ, सपोज हमने यहाँ पे ट्री डेप्थ जो है वो 5 लगा दी, तो 5 के आगे वो ट्री ग्रो ही नहीं करेगा, वहाँ पे हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा दिया है। और रियल टाइम में ये होता भी है कि अगर आपका मैक्सिमम लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोज 3 और 4 होती है, उतने तक तो ट्री ग्रो करता है, उसके बाद भी अगर आपके कुछ फीचर्स बचे हुए हैं तो वो लाइक अनटिल जब तक फीचर ख़त्म ना हो जाए तब तक वो ग्रो करता ही जाएगा। तो उसके लिए हम पैरामीटर एक इंक्लूड कर देते हैं कि मैक्स डेप्थ आपका 9 या 10 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ओके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें एल्गोरिदम नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम ट्री डेप्थ को इंक्लूड कर सकते हैं। इन सब के लिए एक पैरामीटर इंक्लूडेड है डिसीजन ट्री एल्गोरिदम में, वो रिग्रेसर के लिए भी है, क्लासीफायर के लिए भी है। उसमें आप बता सकते हो कि कितना नंबर ऑफ सैम्पल मिनिमम होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होना चाहिए नोड में, ओके, कितना नंबर ऑफ लीफ नोड्स होना चाहिए, उसके आगे हमारा ट्री ग्रो नहीं करेगा। अगर सपोज़ यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमें कितने लीफ नोड मिल रहे हैं, 5 लीफ नोड मिल रहे हैं, बट अगर हमने पैरामीटर में डाल रखा है कि सिर्फ 3 ही मिले या 4 ही मिले, तो जैसे ही 4 लीफ नोड बन जाएंगे वैसे ही वो ट्री ग्रो करना बंद कर देगी, ओके। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्री प्रूनिंग, और किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं, इसको हम पॉइंट्स में भी लिख लेते हैं। वाई प्रूनिंग, क्यों हम ट्री को ग्रो करने से रोक रहे हैं। जितना ज़्यादा ट्री ग्रो करेगा क्या पता उतना ज़्यादा हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे, बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। ग्रोइंग ट्री विल नॉट गिव हाई परफॉर्मेंस, ओके, जैसे जैसे उसका जो ट्री ग्रो कर रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट गिविंग हाई परफॉर्मेंस तो हम उसको प्रून करते हैं, ट्री को वहाँ पे बंद कर देते हैं ग्रो करना उसको। एंड इफ़ ट्री इज़ ग्रोइंग इट इज़ बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, ओके, इफ़ ट्री इज़ कॉम्प्लेक्स देन इट माइट बी ओवर फिटिंग ऑन द डेटा। लाइक डेटा में जितने भी पॉइंट हैं उन सबको वो लर्न करने की कोशिश कर रहा है, जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स हैं उसको भी वो लर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वो नॉइस को भी लर्न कर ले रहा है, ओके। सो इट इज़ कैप्चरिंग नॉइस एंड इररेलेवेंट डिटेल्स ऑल्सो, इररेलेवेंट डेटा। इससे क्या होगा, अब कोई अनसीन डेटा आ रहा है तो अभी नॉइस पे वो ट्रेंड हो रखा है, ओके, इररेलेवेंट डेटा पे ट्रेंड हो रखा है, तो टेस्ट डेटा पे वो सही से परफॉर्म नहीं करेगा। दैट मीन्स ट्रेनिंग डेटा पे वो ओवरफिट हो जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम प्रूनिंग का यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सो ये तो रहा प्रूनिंग। अब ये जो हमने स्प्लिट की बात की थी, ये कैसे सेलेक्ट करता है कि मुझे एज फीचर पे ही लाइक स्प्लिट करना है या फिर वेट पे ही स्प्लिट करना है, क्यों नहीं पहले मैंने स्मोकर पे किया, क्यों नहीं पहले मैंने वेट पे किया, ओके। तो ये कैसे चूज़ करता है बेस्ट फीचर को। सो जो डिसीजन ट्री है ये कैसे बिल्ड हो रहा है, रिकर्सिव पार्टीशनिंग पे बिल्ड होता है, ओके। इसका जो प्रोसीजर है रिकर्सिवली ये पार्टीशनिंग करता है टू क्लासीफाई द डेटा, इज बिल्ड यूजिंग रिकर्सिव पार्टीशनिंग, क्लासीफाई डेटा। ये क्या करता है कि एक फीचर को सेलेक्ट करता है, ओके, हर एक फीचर को पहले सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट द बेस्ट फीचर दैट बेस्ट स्प्लिट द डेटा टू ट्रेन द ट्री। तो पहले क्या करता है कि हर एक फीचर को लेता है, ओके, फर्स्ट नोड को सेलेक्ट करने के लिए हर एक फीचर को लेगा और देखेगा कि किसने बेस्ट स्प्लिट किया है। अब बेस्ट स्प्लिट को मेज़र करने का कुछ मैट्रिक्स होगा, करेक्ट, तो वो मैट्रिक्स होता है कॉमन मैट्रिक्स। तो किसी के बेसिस पे डिसाइड कर रहा होगा ना कि कौन से फीचर्स को हमें चूज़ करना है बेस्ट स्प्लिट करने के लिए। तो बेस्ट स्प्लिट के लिए मेज़र क्या होते हैं,
पहला तो आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन गेन। ओके, इंफॉर्मेशन गेन सिंपली हम इसको IG भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन, या फिर हो गया एंट्रोपी रिडक्शन, एंट्रोपी रिडक्शन। एंड द सेकेंड वन इज गिनी इम्प्योरिटी, गिनी इम्प्योरिटी। सो दीज आर द टू मेजर्स जिसके बेसिस पे डिसीजन ट्री चूज करता है कि कौन से फीचर से उसको ट्री बनाना शुरू करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एंट्रोपी एक्चुअली में होती क्या है। एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। ओके, इट्स अ मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन disorder in a data set, disorder in a data set। इसका क्या मतलब हुआ? इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि कितना सही तरीके से आपका कितना सही तरीके से इंफॉर्मेशन डेटा सेट में प्रेजेंट है। ओके, तो यू कैन कॉल एंट्रोपी एज लाइक मेसीनेस स्कोर। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा मेसी होगा तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और हाई एंट्रोपी का मतलब हुआ हाई अनसर्टेनिटी। ओके, इफ़ देयर इज़ अ हाई एंट्रोपी then there is high uncertainty and vice versa। अगर लो एंट्रोपी रहेगी तो लो अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? जैसा हमने प्रोबेबिलिटी में बात किया था स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में, अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता नहीं है। ओके, आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि कितना कौन सा जो सपोज कोई कैटेगरी है उसको प्रेडिक्ट करने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो वो चीज़ हो जाती है सर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस डेटा के अकॉर्डिंग कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो प्रिडिक्टेड कौन सी हो सकती है। ओके, कौन सी कैटेगरी में मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो जो डेटा है स्प्लिट से पहले उसकी कुछ एंट्रोपी कैलकुलेट होती है। ओके, डेटा की। अभी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं। ओके, हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बिकॉज इन टुडेज टाइम कंसेप्ट इज़ द मेन थिंग। कंसेप्ट जानना ही ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में एकदम डीप डाइव करना उतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा। ओनली स्टैटिस्टिक्स की इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ लो कंप्लीटली, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मैं क्या चीज़ें बता रही हूँ आपको। करेक्ट, तो एंट्रोपी हमने समझ लिया। एंट्रोपी का कनेक्शन होता है इंफॉर्मेशन गेन से। सो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गेन। अभी इंफॉर्मेशन गेन यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इंफॉर्मेशन कितना कम है। ओके, और इन्फॉर्मेशन गेन का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब नया आया है। सपोज हमने एक रॉ डेटा लिया। ओके, रॉ डेटा लिया है कंप्लीट, उसमें कोई स्प्लिट नहीं हुआ, रॉ डेटा है, उसकी एंट्रोपी समझ लो एकदम बहुत ज़्यादा है, सपोज 100 है। ओके, अभी 100 एंट्रोपी है उसकी। अब हम उसमें एक कॉलम था जो एज में हमने 3 बार स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया? लेस देन 18 to 30 एंड मोर देन 30। अब उसकी इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा हो गई है और एंट्रोपी कम हो गई है। जो इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर था वो कम हो रहा है और उसका जो गेन है, ओके, इन्फॉर्मेशन गेन होता जा रहा है। तो जब इन्फॉर्मेशन गेन होता है तो एंट्रोपी कम होती है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन सपोज 0 था। ओके, एंट्रोपी क्या हो गई? 80 हो गई, इन्फॉर्मेशन गेन 20 हो गया। नेक्स्ट स्प्लिट पे क्या हुआ? एंट्रोपी 60 हो गई, इन्फॉर्मेशन गेन 40 हो गया। इसी मेजर के बेसिस पे ये सेलेक्ट करता है कि किस फीचर पे मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन मिल रहा है और सबसे कम मेरी एंट्रोपी हो रही है, तो वो हो जाता है बेस्ट फीचर टू स्प्लिट। एक तो सपोज पहला हमें एज मिल गया। ओके, एज के बाद वापस से ये चेक करेगा कि इन्फॉर्मेशन गेन किसका ज़्यादा है, तो उस पर ये स्प्लिट करता जाएगा। ओके, ऐसे ये सेलेक्ट करता है कौन से फीचर पे स्प्लिट करना है और कितना स्प्लिट करना है। सो इफ़ एंट्रोपी इज़ लो, if entropy is low then IG is information gain is high। so जो decision tree construct हो रहा है, okay, constructing a decision tree is all about finding features that return the highest information gain। ओके, द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। तो इसी तरीके से फीचर्स को ये सेलेक्ट करता है। और प्रूनिंग तो हमने देख ही लिया कि कब हम प्रून कर सकते हैं। हम देख सकते हैं मॉडल के परफॉर्मेंस को हर एक पैरामीटर को ट्यून करके।
सो दैट इज़ ऑल फॉर द डिसीजन ट्री। अब इसका जो कोडिंग है, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है, जब सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक साथ हम सारे एल्गोरिदम को कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या डिफरेंस आता है हर एक एल्गोरिदम को सेम डेटा सेट पे ट्रेन करने पे। ओके, किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई है, किसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो दिस इज़ फॉर द डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ओके, अब हम रिग्रेशन ट्रीज देखते हैं। रिग्रेशन ट्रीज क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन ट्रीज तो हमने देख लिया। रिग्रेशन ट्रीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसमें हम लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि किस फीचर पे स्प्लिट करना है, ये सब हम देखते हैं। ओके, सो दीज आर द ट्रीज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ओके, न्यूमेरिकल या कंटिन्यूस वैल्यूज़, कुछ भी कह लीजिए आप, न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्लासिफिकेशन ट्रीज के बारे में सब बात किया था। अब हम बात करेंगे कि वही ट्री जो नॉर्मली हमने जो वर्किंग देखी थी, वर्किंग सेम रहती है, लॉस फंक्शन में डिफरेंस आ जाता है, आपका जो लीफ नोड कैलकुलेट होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इसकी भी वर्किंग कैसे होती है? पहले तो ये स्प्लिट करता है, स्प्लिटिंग द डेटा। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये स्प्लिट करता है डेटा, पिक्स द फीचर एंड अ थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड अ threshold value that best splits the data. So while selecting the feature, it tries to minimize the prediction error. वहाँ पे क्या था, मैक्सिमाइज कर रहा था इन्फॉर्मेशन को, इनको यहाँ पे ये प्रिडिक्शन एरर को मिनिमाइज करने का ट्राई करता है। सो दैट इज़ हाउ इट विल चूज द बेस्ट फीचर। सो इसमें लॉस फंक्शन कौन सा यूज़ होता है? लॉस फंक्शन, मीन स्क्वायर्ड एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों लॉस फंक्शन यूज़ होते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन एरर है ये कुछ नहीं, बस मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर है। क्लासिफिकेशन ट्री में जो लीफ की प्रिडिक्शन थी वो क्या थी? हर एक लीफ एक कैटेगरी को डिनोट कर रहा था। बट रिग्रेशन ट्री में क्या होता है? ईच leaf contains some set of values, और उसका जो मीन होता है that will be given as the prediction. okay, उसी का मीन एज अ प्रिडिक्शन वो लीफ नोड में स्टोर्ड होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल कि कैसे हम स्प्लिट करते हैं रिग्रेशन ट्रीज को। ओके, तो सपोज़ हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, हमें कुछ एरिया मिला हुआ है, बेडरूम, नंबर ऑफ़ बेडरूम मिला है, और उसके बेसिस पे हमें ये प्राइस है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, इसको प्रिडिक्ट करना है। ओके, टारगेट वेरिएबल। अब इसके लिए अगर रिग्रेशन ट्री हमें बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले हम चूज़ करेंगे एक फ़ीचर को। सपोज़ हमने फ़ीचर सेलेक्ट किया एरिया, जो कि मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर रहा है। तो एरिया पे हमने इसको स्प्लिट किया, लेस देन 1250 एंड ग्रेटर देन 1250। लेस देन 1250 में कितनी वैल्यूज़ आ जाती हैं? 50, 55 एंड 60। तो ये आपके लीफ नोड में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और 1250 से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ हैं? 80, 85 एंड 90। तो ये तीन आपके लीफ नोड में आ जाते हैं। अभी ये एरिया पे हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब हमारे पास एक और फीचर बचता है, तो उस पर भी हम स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एरिया वाला हो जाएगा, ये लेस देन 1250, ग्रेटर देन 1250। लेस देन 1250 में अगर हम बेडरूम देखें, बेडरूम हमारा जो फीचर था उसको चूज़ करें, लेस देन 2 है या फिर ग्रेटर देन 2 है। ओके, लेस देन 2 में कौन कौन सी वैल्यू आ जा रही हैं लीफ नोड में? 50 एंड 55। ओके, और ग्रेटर देन 2 में आ जा रहा है सिर्फ एक सिंगल वैल्यू, दैट इज़ 60। तो ये हमारा कुछ ट्री का स्ट्रक्चर बन जाता है 90। तो अभी हमें प्रिडिक्शन कैसे मिलेगा? प्रिडिक्शन हमने क्या बात की थी? लीफ नोड पे क्या होता है? मीन होता है। ओके, प्रिडिक्शन उन सेट ऑफ वैल्यूज़ का मीन होता है। तो इसका मीन हो जाएगा 52.5, इसमें सिंगल वैल्यू थी ये 60, इसका हो जाएगा 85। तो ये तीन प्रिडिक्शन हमें मिलते हैं। ओके, तो जब भी न्यू डेटा सेट आ रहा है, सपोज न्यू डेटा सेट आपका आ रहा है कुछ 1300 है। ओके, 1300 स्क्वायर फीट। अब 1300 कितना 1250 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। दैट मीन्स उसका प्राइस क्या रहेगा? 85 के अराउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन।